जाता नहीं। बड़ा दिमाग लगाता है। देखो उदाहरण नंबर 16 3.5 का लिखा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है बताओ, तू बताओ। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, कब होता है जी? हिमांशु बताओ, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? इतने जन क्यों बताओ, पूरे बताओ। जब रेखाएं, हाँ जब रेखाएं संपाती होती हैं तब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। देखो तो चपाती नहीं के एक्स, देखो लिखा है के एक्स प्लस 3y, बोलेंगे नहीं, के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। के है अलग के बना दो ना, हमको के का मान बताना है ना। ऐसे सवाल बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखेंगे। चूंकि निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, लिखेंगे चूंकि निकाय, कौन निकाय, समीकरण निकाय नहीं, क्योंकि निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। जब संपाती हो जाएंगी अतः क्या हो सकता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होगा ना। a1 का मान k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 3 बटे k बराबर माइनस k माइनस 3 बटे माइनस k, यही होगा ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, किसी दो को लेके चलिए, पहले इन दोनों को लेके चलेंगे ना। देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके हम चलेंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे। k अपान 12, k अपान 12 बराबर, इसलिए k अपान 12 बराबर 3 बटे k, समझ में आया। k का इसमें गुणा कर दो, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12×36, इसलिए k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 बराबर प्लस माइनस 6। k का एक मान तो आया प्लस माइनस 6, दूसरा मान निकालेंगे। अब इन दोनों को लेके चलिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार देखो, चाहे इन दोनों को लेके चलो, चाहे इसको और इसको लेके चलो ना, दो को लेके चलना है। तो ये बराबर हो जाएगा 3 बटा के, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर के माइनस 3 बटा के का गुणा कर दो, 3 के स्क्वायर माइनस 3 के, हो गया। इसको लेके इधर आओ, इसको लेके उधर जाओ, के स्क्वायर माइनस 3 के, ये उधर जाएगा, माइनस 3 के बराबर 0, के स्क्वायर माइनस कितना 6 के बराबर 0, के कामन, के माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पर लिखेंगे ये 0 कब होगा, जब के का मान 0 हो या इतने का मान 0, इतने तेज चिल्ला रहे हैं। यदि के बराबर 0 हो जाएगा ना, एक टू यहां पे मान निकलेगा, के बराबर 0 तथा के माइनस 6 बराबर 0, के बराबर कितना आ जाएगा 6, एक टू 6 आएगा, अब टू के का मान क्या आएगा 0। इन दोनों में कौन सा मान उभयनिष्ठ है, देखो प्लस 6 यहां भी आया है, प्लस 6 यहां भी आया है, आंसर कितना हो जाएगा 6, माइनस 6 नहीं होगा, नहीं ना तो 0 होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा जो दोनों का उभयनिष्ठ होगा, आंसर हो जाएगा 6, के बराबर हो जाएगा 6। ऐसे आप लिखोगे ना, तो बात समझ में आई है। ये उदाहरण था, उदाहरण को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही
उदाहरण नंबर 15 भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 आप उदाहरण देख लेंगे, सवाल अपने आप आएंगे। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल नंबर 15 लिखा है, 15 लिखा है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है? जब रेखाएं परिच्छेदी। अद्वितीय माने दूसरा नहीं, केवल एक का हल होगा। एक हल कब होता है? जब रेखाएं क्या होती है? परिच्छेदी, परिच्छेदी होती है। तो लिखा है 4x, समीकरण लिखा 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, फिर 2x 2y प्लस 2 बराबर 0। नहीं, अब देखो, चूंकि जो युग्म दिया गया, रैखिक युग्म दिया गया है, उसमें क्या है, क्या लिखा है? अद्वितीय हल है ना। क्योंकि निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय माने दूसरा नहीं, खाली एक का हल है। अद्वितीय हल है, इसलिए a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? b1 अपान b2। ये बात समझ में आ रही है? तो a1 का मान कितना? 4 अपान 2 डज नॉट इक्वल टू p अपान 2। तो हाई दो दूना कितना हो जाएगा? 4। अब हाई 2 का गुणा इधर कर दो, या इसको लिख सकते हैं 4 डज नॉट इक्वल टू कितना होगा? p, या उल्टा कर दो, p डज नॉट इक्वल टू 4। यानी p का मान क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो लिख देंगे अतः 4 के अतिरिक्त p का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। वास्तविक मान हो सकता है, नहीं हो जाएगा ना। तो 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी मान आएगा तो p का मान सही होगा। तो समझ में आया? अब ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अब एक्सरसाइज के देखते हैं। देखो, अब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको बता देंगे कि आप लगा लीजिएगा ना। निम्नलिखित, देखो लिखा है सवाल नंबर 1, किताब है जी वहां पे। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है ना। जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। नहीं, विलोपन वाला हो गया था सब, बड़ा भारी हो गया काम। देखो, वज्र गुणन विधि, तो पहले वज्र गुणन विधि एक बार समझे। देखो, देखा दो बाबू, चलो ठीक, बताओ क्या लिखल है बाबू। जब हम लिख के समझा के हट जाएंगे क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं लिखा है। देखो, वज्र गुणन विधि एक बार समझिए आप लोग, एक बार आप समझेंगे, एक बार करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर सवाल लगाएंगे ना। समझ में आ रहा ना? 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, 3x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमको ये बताना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। अद्वितीय हल नहीं होगा, कब नहीं होगा अनुराग? अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखा परिच्छेदी कब होंगी? मारव कौशल गिर जा बोला। क्या बताओ। जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, बताओ कब होगा? हाँ सही है। नहीं, देखो यही होगा। अब देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे, देखेंगे अद्वितीय हल है कि नहीं है। हमको हल कब करना है सवालों का? जब अद्वितीय हल होगा, जब वो समांतर होंगी, जब वो समपाती होंगी, तब उनको हल नहीं करना रहेगा ना। तो देखते हैं ये क्या है। a1 अपान a2 का मान कितना है? 2/3। b1 अपान b2 का मान कितना है? 1/-3। 1/-3 बराबर -1/3। दोनों बराबर है ना? कहां बराबर है जी? बराबर नहीं है।
यहाँ लिखोगे चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं जिनके अद्वितीय रूप से एक हल होगा, नहीं अद्वितीय हल होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा। अब इसको बज्रगुणन से हल करना है। तो ऐसा करने के बाद आई A1 है, B1 है, C1, A2 B2 C2, ये तो पता है ना। तो A1 का मान निकालो 2, B1 का मान निकालो, कुछ नहीं है ना, वहां एक होता है 1, C1 का मान 3, A2 का मान 3, B2 का मान -3, C2 का मान 1 होगा, नहीं? यह तो समझ में आया। अब बज्रगुणन लगाने के लिए x का मान पहले बता अनुराग, किसका गुणा किसमें पहले करेंगे? अपने मन से बताओ, अपने मन से बताओ, किसका गुणा किसमें पहले करेंगे? x का। हाँ, इसका गुणा किसमें? C2 में। नहीं, B1 का गुणा किसमें करेंगे? C2 में। सूत्र नहीं याद करना आपको, 1 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? 1, इसका गुणा इसमें माइनस, आई देखो 3 त्रिक का 9, इसका देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा ना, 1 एकाइम 1, 3 त्रिक का 9, हाई -9 आएगा, हाई माइनस पहले से है, कितना हो जाएगा? 9। समझ में आया कुछ? बटे अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 3 6, तो -6, एक बार -6, -6, फिर माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा, बराबर 9 1 10 बटे -9, बराबर -9 ऊपर चला जाएगा, -10 बटे 9। ये x का मान निकला। कुछ समझ में आया? अब y का मान निकालेंगे। y बराबर, समझ में आ रहा है? y के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देना रहता है, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, नहीं, यानी 3 त्रिक का 9 माइनस 1 का गुणा 2 में, 1 2 2, नीचे यही रहेगा, -6 -3, 9 में से 2 गया 7 बटे -9 बराबर -7 बटे 9। कुछ समझ में आया? चलो, जिसके आया है एक ठो लगा के दिखाओगे, पहले ये देखोगे, नहीं? 4x + 3y + 2 बराबर 0, 3x -7y + 3 बराबर 0, इसको करके आप बताओ। देखो, एक बार फिर देखेंगे क्या हो जाएगा। A1 का मान कितना है? 4, B1 का मान 3, C1 का मान 2। देखिए, नियम समझा दे रहे हैं, जो सवाल आएगा हम समीकरण बना के छोड़ देंगे, लगाना आपको रहेगा बज्रगुणन विधि से ना। A2 का मान 3, B2 का मान -7, C2 का मान 3, समझ में आया इतना? अब हम लोग x का मान निकालेंगे, हरदम इसका गुणा इसमें करना है ना, 3 त्रिक का 9, माइनस पहले लगा लेना, 7 दूना 14, तो -14 होगा, हाई माइनस क्या हो जाएगा? +14, इसका गुणा इसमें 4 7 28, -28, फिर माइनस लगा लेना, 3 त्रिक का 9, कितना हो जाएगा? 23 बटा -37 बराबर -23 बटा 37 आएगा। समझ में आया? y का मान जब हम लोग निकालेंगे, y के लिए मैं कहा हूं इसका गुणा इसमें करना है ना, 2 3 6 माइनस इसका इसमें 12, नीचे ही लगा देना, -28 -9, 6 में से 12 गया, -6, ये -37, माइनस खत्म, 6 बटे 37, कुल लोगों का -6 बटे 37 आया हुआ है, वही गलत है ना, तो आ जाएगा। चलो, अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखो 3.5 में लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से हल करो। तो ये सब आ जाएगा आपको पूछना, पूछिए, पहले में कोई सवाल पूछिए, पहला तुम लोग लगाना जी, बज्रगुणन से लगाना है ना।
दूसरा सवाल देखिए, पहला आप लोग लगा लीजिएगा, दूसरा सवाल देखो, बोलिए मत, दूसरा देखो, दूसरा लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब रेखाएं क्या होती हैं? संपाती। संपाती संपाती कब होता है प्रखर? रेखाएं संपाती कब होती हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। नहीं तो देखो, ये भी पहले सवाल जो उदाहरण बताया तो वैसे सेम है। ए और बी के किन मानों के लिए, तो देखो लिखा है, समीकरण दिखा है 2x + 3y बराबर कितना है? 7। फिर लिखा है a - b x प्लस a + b y बराबर 3a + b - 2। देखो यही है ना, इस तरह से इसको लगाना था। देखिए क्या करेंगे, ये चीज पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, का बराबर के बाद है 7 है, मतलब इसका जो अचर पद है क्या बराबर के बाद है? हाँ, ये देखो बराबर के बाद है ना। अगर इधर 0 होता, इधर 0 नहीं होता, पहले 0 बना लेते हम लोग, तभी हल करने का प्रयास करते। अब ये अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, लिखेंगे चूंकि निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो रेखाएं क्या होंगी? इसलिए रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। इसलिए रेखाएं समपाती नहीं, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। समझ में आ रहा है? देखो अब हम क्या करेंगे, जब समपाती होती हैं इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c। हमको a व b का मान बताना है ना, c1/c2 रहेगा। a1 का मान कितना है? 2 बटे a - b बराबर b1 का मान कितना है? 3 बटे a + b बराबर c1 का मान कितना है? 7 बटे 3a + b - 2। समझ में आया? अब इसी को हल कर देना, पहले इन दोनों को लेकर हल कर दीजिए, फिर इन दोनों को हल कर दीजिए, आ जाएगा। तो हल करते हैं। देखो प्रथम और द्वितीय संबंध से, पहले और दूसरे संबंध से क्या हो जाएगा? पहले और दूसरे संबंध से, पहले और दूसरे संबंध से 2/a - b बराबर 3/a + b, a/p। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका उसमें गुणा कर दो ना। 2a + 2b बराबर 3a 3b। a वाले को इधर ले आओ, b वाले को इधर ले आओ। a वाला इधर आएगा, 2a - 3a बराबर, इसको उधर ले आओ, -3b पहले था, हाई पहले गया उधर, -2b। समझ में आया तक? 2a में से 3a घटाओ, -a बचेगा ना। और ये दोनों माइनस है, चिन्ह सहित जुड़ जाएंगे। 3 2 5b -5b, माइनस खत्म हो जाएगा, a बराबर 5b। तो एक समीकरण समझ लो, इसको एक समीकरण है ये ना, हो गया। अब दूसरे और तीसरे संबंध से क्या बनेगा? अब दूसरे और तीसरे संबंध से, अब देखो दूसरे और तीसरे संबंध से हमको चलना है, तो 3/a + b बराबर 7 बटे 3a + b - 2। समझ में आया? बज गुणन कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 गुणा, 3 का गुणा को 3 तिया 9, दिख रहा है यहां तक, 3 त्रिक का 9a +
3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b हो गया। 7a को इधर ले आओ तो 9a माइनस 7a, b को उधर ले आओ माइनस 6 रहने दो, b को उधर ले आओ तो 7b 3b माइनस 3b, 9 में से 7 घटाओ 2a माइनस 6 बराबर 7 में 3 घटाओ 4b हो जाएगा। तो इसके जगह कान कहाँ रख दिया यार, इसके ढूंढ रहे हैं। देखो यहां पे हो जाएगा इतना। अब a का मान कितना आया 5 भी ना, यहां लगा देखा, यहां लगा हुआ, इसके नीचे लगा दे, समझ जाओगे ना, वहां लगा देते हैं नहीं दिखेगा वहां। देखो इधर ले आते हैं, a का मान रख देते हैं समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर जब a का मान हम लोग रख देंगे तो 2a है ना, तो 2 गुणे a का मान कितना 5b माइनस 6 बराबर 4b। 4b को इधर ले आओ भाई 10b हो जाएगा माइनस 4b, 6 को उधर ले आओ 6, 10b में से 4b घटा दीजिए 6b बराबर 6, b बराबर 6 बटा 6 कितना आया 1, b का मान 1। अब a का मान कितना आएगा, समीकरण 1 में मान लाके रख दो, समीकरण 1 से a बराबर कितना हो जाएगा 5, b का मान कितना 1, ये हो जाएगा 5, a का मान कितना आएगा 5। इस सवाल को नोट कर लो। अरे ना बाबू देखो, हाँ चालू होगा, थोड़ा फीस मिलने दो। देखो देखिए क्या लिखना है इसमें, क्या करना है, जो दूसरे का दूसरा सवाल आप लोग क्या करोगे, खुद से करोगे, नहीं आएगा पूछेगा। तीसरा सवाल हम नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान है, प्रतिस्थापन और बजगुलन से करना है। तीसरा भी आप लोग घर से करेंगे। चौथा सवाल देखो, चौथा लिखा है, देखो ऐसा सवाल हम 2-3 बताते आ रहे हैं पीछे, नहीं चौथे की तरह। चौथे का पहला सवाल देखो, पुस्तक में देखो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है, एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जितने दिन भोजन करेगा उतने दिन का लगेगा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है कितना रुपया देता है, 1000 रुपया के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी का जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन मूल्य बताइए। नहीं तो मान लेते हैं, माना नियत व्यय कितना है, माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का, तथा प्रतिदिन भोजन का खर्चा y रुपया है ना, y रुपया है, हो गया। तो व्यय मतलब क्या हुआ, जब आप छात्रावास में जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, x रुपया देना है, x रुपया दे दोगे, उसके बाद जै दिन खाना खाओगे उस हिसाब से आपको रोज का जोड़ के लिया जाएगा। नियत व्यय समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि कोचिंग में जिस दिन आप आओगे, तो चलो बिल्कुल नहीं कहना इसमें, नहीं नहीं मत बोलाइए हमसे, सब कुछ नहीं बोला जाता है मेरे लाल। देखो माना नियत व्यय कितना x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है y रुपया है। तो पहला वाला कौन है, एक विद्यार्थी ए कै दिन रहता है, 20 दिन भोजन करता है। अब 20 देखो एक दिन का खर्चा क्या रुपया है, y रुपया, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 दिन का 20y, और x रुपया देना है। अगर छात्रावास में गया देना है, नहीं
तो विद्यार्थी ए के लिए हो जाएगा, विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए हो जाएगा हाईएस्ट रुपया सबको देना है, प्लस 20 दिन रहा है ना, एक दिन का वाई रुपया, 20 दिन का 20 वाई, कुल मिला के क्या रुपया, 1000 रुपया। नहीं, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, मत बोलो, बोलेंगे तो मार खाएगा। बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए देखो, बी के लिए समीकरण क्या बनेगा, इसको भी कितना देना पड़ेगा, हाई वाला देना पड़ेगा, वो नियत है ना, नियत माने निश्चित है, ये निश्चित है, उसको देना है, पहले वो 1 रुपया दिया होगा, अब जय दिन ठूसा होगा उतने दिन का देगा, नहीं 26 दिन, 26 वाई बराबर कितना होता है। एक आध लोगों को देखा जाता है बफर सिस्टमों में जाते हैं, बफर सिस्टमों में एक आध लोग जाते हैं, घरा मान लो खाते हैं, बढ़िया पता चलता है नहीं कि हाँ खा रहे हैं, उनको देख के अगर बाहर निकलने लगेगा खाना नहीं खाए हैं, नहीं बफर सिस्टम में से खा के निकल रहे हैं, पता चल जाएगा कुछ लिबड़ा है, मतलब ऐसे खाते हैं, नहीं घरा खाएंगे तो 3 उंगली से कुड़ा बढ़िया से खाते हैं ना, ऐसे बिटोर ऐसे करके ऐसे खाते हैं, लगता है बाप हाउ पाते हैं। मान लो कहीं हलवा बना हुआ बढ़िया, गाजर का हलवा बना हुआ है, हाउ कितने लोगों को देखा हूं कि हाउ चिम्मच रहता है नहीं खाने के लिए, तो चिमचवा देंगे, चिमचवा फेंक देंगे, ऐसे कब उठाएंगे फिर जाके फिर मतलब अब वो लगता है पेट भरने के लिए थोड़ी बना है, जायका बदलने के लिए बना है ना, कि खाना खाने के बाद लग गया का, जायका बदलने के लिए बना हुआ है ना, मुंह का जायका बदलने के लिए बना है ना जी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, लगने दो, चलो ठीक है, नहीं देखो अब इसको समझिए, 26 दिन इसने भोजन किया है ना, यस प्लस 26 वाई कितना रुपया आया खर्चा, 180, 1180 रुपये, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को देखो क्या करना है, हल करना है, तो सबसे आसान इसमें कौन सी विधि पड़ेगी, विलोपन, घटा दोगे एक्स एक्स कट जाएगा, 20 वाई में से 26 वाई घटा दोगे 6 वाई, 1000 में से आई घटा दोगे 180 माइनस, आसानी से आ जाएगा। विलोपन से लगाना आसान होगा, आप लोग बजगुड़न से लगाना, जिससे मन उससे लगाना, नहीं लगा लोगे घर पे, लगाइएगा, 4 जन विधि से लगाइएगा ना, तो ये हो जाएगा, अपने आप से लगाएंगे। उसके बाद चौथे का पहला था, चौथे का दूसरा सवाल, नहीं एक छोड़ देखो, हम तो पूरे चक्कर में थे, नहीं एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब अंश से 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाता है जब हर में 1 जोड़ा 8 जोड़ा जाता है, इसको आप घर से लगाओगे। दूसरा HW, ऐसे सवाल पीछे आए थे ना, बस अब आपको नहीं, अभियान मेरा दिमाग हैंग कर रहा है, अब चलना है धुलने, नहीं